लेकिन वो इसका पक्का बंदोबस्त कर लेता था कि हर साल अपने जाती महल के लिए मजीद कुछ लड़कियां इंतखाब कर ले। उसकी 4 बीवियां हैं जिनको वो कानूनी अजवाज की तरह रखता है। उनमें से हर एक का अपना बड़ा सा अहाता और किसी के पास खिदमत के लिए 300 से कम कनीजें नहीं हैं। गुलामचों और ख्वाजा सराओं समेत उनमें से हर एक हरम के 10-10 हजार खादिम हैं। जब शहनशाह इन बीवियों में से किसी की सोहबत चाहता है तो या खुद उसके महल को जाता है या वो शहनशाह के महल में आ जाती है। इसके अलावा उसकी बेशुमार दाश्ताएं हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो अपनी दाश्ताएं कैसे हासिल करता है। तुम्हें मालूम है कि एक तातारी कबीला है, अनगरात यानी कौनकुरात, जो जामोई खातून का कबीला है। ये हुस्न के लिहाज से मशहूर है। हर साल इस कबीले की दिलफरेब तरीन लड़कियां कान के दरबार भेजी जाती हैं और यहाँ बाज तजर्बेकार बूढ़ियों को उनकी तरबियत पर मामूर किया जाता है। ये बूढ़ियां इन लड़कियों को अपने पास ये देखने के लिए सुलाती हैं कि उनके मुंह से बाज तो नहीं आती, ये खराटे तो नहीं लेती और उनके आज़ा मुदव्वर और मुतनासिब हैं कि नहीं। फिर उनमें से चंद को चुना जाता है जो बारी बारी से शहनशाह की खिदमत पर तैनात की जाती हैं। इनमें से 6 हसीन तरीन लड़कियों का ये फर्ज होता है कि वो 3 दिन 3 रातें शहनशाह की खिदमत में रहें, ख्वाबगाह में हाजिर रहें। जब वो सोता हो तो पहरा दें और जो वो हुक्म दे उसकी तामील करें। इसके बाद अगले 3 दिन उनकी जगह और 6 लड़कियों का तकर्रुर किया जाता है। इस तरह साल भर बदल बदल के 6-6 लड़कियों का इंतखाब किया जाता है। चारों बीवियों से शहनशाह के 22 बेटे हैं और दाश्ताओं से 25 और बेटे हैं। उनका बाप कान आजम बड़ा आकिल और साहिब कमाल आदमी है और तातारियों के कबीले में सल्तनत चलाने में सबसे ज्यादा मुमताज। कुबलाई के कागज के नोट। ये नागुज़ीर था कि कुबलाई अपनी ज़रूरियात के लिए रकम फराहम करने के लिए सिक्कों के नोट छपवाए। उसे इसका इल्म था कि चीनियों ने इससे पहले बैंक के नोट छापने के तजर्बे किए हैं और अपनी हुकूमत के पहले साल में जबकि उसका खजाना खाली था उसे बैंक के नोट छपवाने की फौरी ज़रूरत महसूस हुई। ये लोचत साई जैसा कोई मुशीर उसे मुयस्सर न था कि उसे समझाता कि कागज़ के नोट जारी करने में क्या खतरा है। उसे अपने रिफाह आम के कामों और ज़रई इस्लाहात और टाइटो के अजीमुशान दरबार की तैयारी के लिए भी बड़ी रकम की ज़रूरत थी। इस दरमियान में बजाय उसके कि मगरिब से हर साल खजाने की बहुत बड़ी रकम वसूल होती, उसे कायदों के मुकाबिल सरहद की जंग के अखराजात बर्दाश्त करने पड़े। कुबलाई की समझ में नहीं आता था कि जब चीनी छापाखाना नोट छाप सकते हैं तो फिर रकम की कमी कैसे हो सकती है। चूंकि वो अपनी सल्तनत की अमली जिंदगी को वसी करने के ख्वाब देख रहा था, वो समझता था कि रुपया पैसा बजाय खुद कोई चीज नहीं, वो इसके नस्बुलैन के हुसूल का महज एक जरिया है। ईरानी वजीर माल, जिसको जामुई खातून की सिफारिश से इस ओहदे पर मामूर किया गया था, बड़ा ज़हीन और दूरबीन दिमाग रखता था। उसने एक ऐसी तजवीज़ सोची जिससे खाकान को इत्मीनान हो जाए। चीनी मुशीर जो ईरानी अहमद से ज्यादा फरजाना थे, उन्होंने भी कोई एतराज न किया। अगर लगान बढ़ाया न जाए तो उन्हें इससे कोई वासिता न था कि युआन खानदान अपनी मालियात का क्या हशर कर रहा है, लेकिन इसका अंजाम वो कुबलाई से बेहतर समझते थे। अहमद की तजवीज़ ये थी कि ऐसे बैंक नोट जारी किए जाएं कि चांदी में उनकी महज निस्फ कीमत अदा की जाए। उस जमाने में चीनी जर की इकाई 1 औंस चांदी थी। ये छपे हुए नोट पाओचाओ यानी कीमती कागज कहलाते थे। इन कागजी नोटों की कीमत कानूनन मुकर्रर की गई। ये लाजिम था कि उसी कीमत पर कबूल किए जाएं जो इन पर छपी हुई थी। इस तरह हुकूमत तो अपना महसूल रेशम, फसलों, समोरों और जानवरों की शक्ल में वसूल करती, लेकिन अपने अखराजात कागज की शक्ल में अदा करती। मार्को पोलो, जिसने पहली बार नोटों का इस्तेमाल देखा था, ये देखकर फूला ना समाता था कि किस आसानी से ये कागजी सिक्का चल रहा था। वो करीब करीब जज्बाती रौ में लिखता है, मैं तुम्हें इस सिक्के खाने का हाल सुनाता हूँ जो शहर में शहनशाह के पास है। मैं चाहे जिस तरह बयान करूं तुम्हें यकीन ना आएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। शहनशाह का सिक्का खाना ऐसा है कि तुम ये कहोगे कि उस पारस का पत्थर मिल गया है और तुम्हारी बात ठीक होगी। वो अपना पैसा इस तरह बनाता है, एक दरख्त शहतूत की नर्म छाल उतारी जाती है। ये वही शहतूत है जिसमें रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इससे एक तरह के कागज के तख्ते तैयार किए जाते हैं। ये काले काले तख्ते छोटे बड़े टुकड़ों में काटे जाते हैं। बड़े टुकड़े की कीमत वीनस के 10 सिक्कों यानी चीन के जर की 10 इकाइयों के बराबर होती है। इन सब टुकड़ों पर इस कदर एहतियात से छपाई की जाती है गोया ये सचमुच सोने या चांदी के हों। हर सिक्के पर ओहदेदार अपना नाम लिखते हैं, फिर कान का ओहदेदार खास इस पर सुर्ख सरकारी मोहर लगाता है, तब ये कानूनी सिक्का बन जाता है।
अगर कोई जाली नोट छापे तो उसे मौत की सजा दी जाती है और कान के हुक्म से इस कागजी सिक्के की एक बहुत बड़ी तादाद, जिस पर उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, यूं छापी जाती है ताकि वो दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के खजाने का मुकाबला कर सके। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। ये कागज के टुकड़े उसकी सल्तनत के गोशे गोशे में सिक्का राइजुल वक्त हैं और इन्हीं के जरिए वो तमाम अखराजात अदा करता है। कोई कितना ही बुलंद रुतबा क्यों ना हो, इन सिक्कों को कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि लोग इनको बड़ी खुशी से कबूल करते हैं, क्योंकि इन नोटों से भी सामान की खरीदो फरोख्त उतनी ही आसानी से होती है जितनी सोने चांदी के सिक्कों से। मजीद बरां जो ताजिर हिंदुस्तान या गैर मुल्कों से आते हैं और अपने साथ सोना, चांदी, जवाहरात और मोती लाते हैं, उन्हें इजाजत नहीं कि ये सब शहनशाह के खजानची के अलावा और किसी के हाथ फरोख्त करें। उसके मुलाजिम 12 मुहासिब हैं जो इन कागज के नोटों के एवज अच्छी कीमत पर खरीदते हैं। ताजिर बड़ी खुशी से यह कीमत वसूल कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कीमत इतनी आसानी से उन्हें और कहीं नहीं मिल सकती। इसमें कोई शक नहीं कि ये ताजिर 4 लाख बेरांत की मालियत का सामान साल भर में कई बार दरामद करते हैं। इसलिए कान ज़रो जवाहिर इतनी मिकदार में खरीद लेता है कि उसके खजाने में बेशुमार इजाफा हो जाता है और जिस कागजी सिक्के में वो अदायगी करता है उस पर कुछ खर्च नहीं आता। मजीद ये कि साल भर में कई बार शहरों में मुनादी की जाती है कि अगर कोई सोना या चांदी या जवाहरात या मोती बेचना चाहे तो खजाने में आ जाए, जहां उसे खातिर खा कीमत मिलेगी। सोने जवाहरात के मालिक बड़ी खुशी से ये सौदा करते हैं, क्योंकि उन्हें इससे अच्छी कीमत और कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन अगर कोई ना बेचना चाहे तो उसे इख्तियार है कि मुनादी की तरफ कोई तवज्जो ना करे। इस तरह रफ्ता रफ्ता सल्तनत भर के कीमती ज़रो जवाहिर कान के खजाने में आके जमा हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई अमीर जेवर वगैरह बनाने के लिए सोना वगैरह खरीदना चाहे तो वो जाके दारुल ज़रब में आसानी से खरीद सकता है और कीमत कागज के नोटों में अदा कर सकता है। अगर कागज के नोट खराब हो जाएं, गो वो इतने नाजुक नहीं होते कि खराब हो जाएं, तो वो उन्हें दारुल ज़रब ले जाता है और 3% उजरत दे के पुराने नोटों के बजाय नए नोट खरीद सकता है। मिस्र मार्को पोलो ने जिस अम्र का जिक्र नहीं किया है वो ये कि कागजी सिक्के अपनी कीमत का निस्फ सोना चांदी खरीद सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कुबलाई ने अपनी इस माली तजवीज के अमल की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं की। असल में ये अहमद की तजवीज थी। जब तक नोटों से अशिया खरीदी जा सकती थी वो मुतमईन था, लेकिन हर साल खजाने के बाहर कीमती धातों की मिकदार कम होती ही रही और सरकारी अखराजात में नई नई जंगों के सबब इजाफा होता ही जा रहा था। 1269 में 228.960 मिस्काल चांदी की मालियत के नोट जारी किए गए और इस जमाने में एशिया में उस जमाने की निस्बत चांदी की कीमत खरीद कहीं ज्यादा थी। लेकिन 1290 में हैरत अंगेज इफराते ज़र के बायस 50, 200, 500 मिस्काल की कीमत के नोट जारी किए गए। इस तरह अगरचे कुबलाई के खजाने की वसात बेहद बढ़ी जा रही थी, मुल्क में मजमूई तौर पर सिर्फ कागजी नोटों की भरमार थी। वजीर मालियात का बनाया हुआ कोई कानून या सजाए मौत या कोई और सजा कागजी सिक्कों की कदर कीमत बहाल न रख सकते थे, जबकि हर साल उनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा था। लाजमी तौर पर इसका नतीजा ये हुआ कि ताजिर अपने माल के मुआवजे में ज्यादा से ज्यादा कागजी नोट मांगने लगे। कुबलाई के वजीरों ने आसानी से इसका भी हल सोच लिया। कागजी सिक्के की कीमत कम कर दी गई, नई कीमत पुरानी कीमत का महज 1 खुमुस रह गई और पहले की तरह मालियात की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। एक पुश्त तक कुबलाई की जिंदगी में इस इफराते ज़र के मुज़िर असरात नुमाया न हुए। कुबलाई ने बड़ी उम्र पाई। 80 साल के अरसे में उसने मुगलों की आखिरी फतूहात देखी, खानदान ज़र्री का इंतहाई उरूज देखा और इन्हितात की इब्तदा देखी। मिस्र मार्को पोलो की इस अहद की तहरीरों से एक अजीब जज्बातियत की बू आती है। मालूम होता है कि यह शख्स मुबालगा आराई कर रहा है और ये एक हद तक सही है, लेकिन दरअसल वो हमारे लिए कुबलाई की जिंदगी भर की तस्वीर में रंग भर रहा है, जिसका पस मंजर चीन है। हमें ताज्जुब होता है कि उसने इन बातों का जिक्र नहीं किया जो हमें आज अजीब मालूम होती हैं, मसलन दीवार चीन, चाय नोशी और औरतों के पैर बांध देने की रस्म। लेकिन वेनिस के इस सौदागर की जान, मुहासिब की जान और तिजारत के आदाद शुमार और बढ़ते हुए मुनाफों के नशे में चूर है।
इस तिजारती कबीला गाह में ज़र मुबादला का तसव्वुर उसके दिलो दिमाग पर हावी है। वो बरसबीले तज़किरा कभी कभी गोभी के भूतों का जिक्र कर जाता है। उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है खाकाने आजम ने सहराई रास्तों की चौकीदारी पर सवारी बदलने के लिए कितने घोड़े रख छोड़े हैं। अगर कुबलाई खान साहिब खाना है तो मिस्र मार्को पोलो उसका कारोबारी मुलाजिम। मार्को पोलो दूसरे मुगलों का तज़किरा ये कहकर टाल देता है कि उनका तबका अमीरों का बेकार तबका था जिसे फुर्सत ही फुर्सत थी, लेकिन असल में वो मुगलों के ऐशो आराम और शिकार की सहूलतों से जलता था। ये बड़े बहादुर और जंग आजमूदा लोग हैं, अशराफ की तरह रहते हैं और शिकार और अपने शहबाजों की तरबियत के अलावा किसी तरह की जहमत नहीं उठाते बजुज जंग के। दूसरों के मुकाबिल उनकी औलाद ज्यादा होती है क्योंकि इनकी कई कई बीवियां होती हैं। ये जाने बगैर कि वो क्या कर रहा है, मार्को पोलो ने दरअसल दश्त के उन अशराफ की तस्वीर खींची है जो तमद्दुन के माहौल में बसे हैं। काम और मेहनत उनकी वज़ेदारी के खिलाफ है, इसलिए वो अपना सारा वक्त फुर्सत के साथ शिकार में गुजारते हैं। लेकिन ये वेनिसी खता की तिजारत के फलने फूलने का बड़ी इज्जत के साथ जिक्र करता है और ऐसे शहरों का जिक्र करता है जिनके एक एक महल्ले में 12-12 शाहराहों के फाटक हैं और एक एक महल्ला वेनस से ज्यादा बड़ा है। उन दरियाओं का जिक्र करता है जिनमें हर साल 2-2 लाख माल की कश्तियां इधर से उधर आती जाती हैं और जिनकी तादाद सारे यूरोप की बेड़ियों की कश्तियों से ज्यादा है। उन जहाजों का जिक्र करता है जिनके 4-4 मस्तूल हैं और जिन्हें 300 मल्लाह चलाते हैं, जिनमें मनो स्याह मिर्च और मसाला लदा होता है जिसकी अहले यूरोप को इस कदर तलाश रहती है। इसके अलावा उसमें पत्थर कोयले का जिक्र करता है जो घरों में जलाया जाता है, मिट्टी के काले तेल यानी पेट्रोल का जिक्र करता है जिससे आग जलाई जाती है। इस अजीबोगरीब रेशादार तख्ते आस्बिस्टास का जिक्र करता है जो आग से जलने की बजाय खुद रोशन होता है। लिन्निगान के मुतालिक वो कहता है वहां ताजिरों की तादाद इतनी ज्यादा और दौलत की मिकदार इस कदर वाफिर है और इस वजह से तिजारत इस कदर वसी है कि इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। सच जानो कि मलिकुत तज्जार और उनकी खवातीन इतनी अमीर होती हैं कि अपने हाथ से कोई काम नहीं करती। ये लोग ऐसी शौकत व हशमत की जिंदगी बसर करते हैं कि तुम कहो कि बादशाह हैं। ज़ैतून यानी शहरे चिंचाओ में वो हैरत करता है कि बंदरगाह पर कितनी बहुत सी वज़ों के रेशम के थान लादे जा रहे हैं। कच्चा रेशम, दमिश्की रेशम, कामुकान, जर्नी के मखाब, भारी अमीराना वज़ा का रेशम, रेशमी लट्ठा वगैरह। वो हिसाब लगाता है रोजाना इन रेशमी कपड़ों से लदी हुई 1000 गाड़ियां खान के शहर में दाखिल हुआ करेंगी और कारखानों को जाती होंगी। मैं तुम्हें बताता हूं कि हिंदुस्तान से अगर एक जहाज कंदरिया या ईसाई दुनिया की किसी बंदरगाह को रवाना होता है तो उसके मुकाबले में 100 जहाज ज़ैतून रवाना होते हैं। ये जान के कि शायद ही कोई इसकी बात पर यकीन करे, वो कस्में खाता है कि खाकाने आजम के जहाज से ऐसे ऐसे मसाले लाए जाते हैं जिन्हें यूरोप में कोई नहीं जानता, जैसे काली मिर्च, सफेद दलियां, जावा के कोकब, लौंगे, और सेलोन से जो जहाज आते हैं वो अदरक, कपास और हिंदुओं के बनाए हुए मलमल और समुंदर के मोती और हीरे लाते हैं। इनमें से सिर्फ चंद सिकंदरिया और वेनिस के बाजारों तक पहुंचते थे और इनकी वजह से ये यूरोप में ऐशो आराम का एक नया मेयार कायम कर रहे थे। सितम ज़रीफ़ी यह है कि जब ये सरगर्म माहिर मुआशियात बिलाखिर वेनिस में अपने पोलो खानदान के कारखाने वापस पहुंचा तो सबने उसकी बातों को झूठ जाना, यहाँ तक कि उसने अपने सफर के लिबादे से जवाहरात निकाल के सबको दिखाए। मार्को के बयान से एक नए और बुनियादी तगय्युर का पता चलता है। खानदान ज़र्नी की पैहम खाना जंगियों की वजह से बर्रे आज़म के आर पार के बर्री रास्ते मसदूद होने लगे थे। समुंदर के जुनूब में पहांग, फिर सेलोन और फिर खलीज फारस या मिस्र का सफर ज्यादा आसान था। समुद्री तिजारत जिसकी बाग अभी तक महज चंद उलुल अज़्म अरब सियाहों के हाथ में थी, अब असल मानों में बैनुल बहरी तिजारत की शक्ल में जन्म ले रही थी और वो मुतमद्दन मशरिक से उस मगरिब की तरफ हरकत कर रही थी जो अभी तक वहशी था। चीनी इजादों में से 2 ऐसी थीं जो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब तक पहुंच रही थी। हालांकि खुद चीनियों ने इनसे ज्यादा काम न लिया, लेकिन इन दोनों इजादों का मगरिब के मुस्तकबिल पर बड़ा गहरा असर पड़ा। बारूद और छापाखाना। चीनी काफी अरसे से बारूद बनाना जानते थे और बारूद उड़ाना और बारूद फैलाना दोनों तरह के हुनर जानते थे। उन्होंने इसको फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो किया, मगर बेतवज्जही से वो भद्दे से बम बना लेते थे
जिन से शोला और चिंगारियां निकलती और दुश्मन डर जाते थे। 1233 में ये बम किन शहर की फसीलों से नीचे लटकाए गए तो मुगल मुहासिरीन इससे खौफजदा हो गए थे। तोबोदाई और दूसरे मुगल सिपा सालारों ने अपने मकसद के लिए इन आतिशी पटाखों का अच्छी तरह मुताला किया। सन 1238 से 1241 की यूरोपीय यलगार में मुगलों ने सायों की जंग में हंगरी वालों के पड़ाव में ऐसे ही बम फेंके और मुगलों की कब्जा करने वाली फौजें बारूद के धुएं को धुएं के पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा फ्रांसीसी राहिब कार्पिनी जो कोयोग के दरबार में हाजिर हुआ था, जिक्र करता है कि मुगलों ने अपने एक हमले में शोला फेंकने वाले गोले इस्तेमाल किए थे। ये महज इत्तफाक की बात नहीं कि फ्रांसीसी बर्थोल्ड शिवातज ने इसी जमाने में मशरकी यूरोप के इस हिस्से में बम की ईजाद का दावा किया, जबकि उसी हिस्से में मुगल फौजें मुतय्यन थीं। रिवायत के मुताबिक बारूद का दूसरा मुअज्जिद रॉजर बेकन है। वो इसका इकरार करता है कि उसने रूबरूक के राहिब विलियम से गुफ्तगू की, जो मुगलों की बारूद से वाकफियत के बारे में मंगो खान के दरबार में हाजिर हुआ था। कार्पिनी और रूबरूक दोनों राहिबों ने मुगलों की फौजी इजादों को बड़ी कदर की नजरों से देखा था। ये मुमकिन है कि रॉजर मेकन ने बारूद के भड़कने का मसला रूबरूक से मुलाकात से पहले दरियाफ्त कर लिया हो। फिर भी इसमें सदाकत है कि उस जमाने में मुगल आमतौर पर बारूद को बाकायदा इस्तेमाल कर रहे थे। मुगलों ने बहरहाल कोई चालू तोप ईजाद नहीं की। कबायली के हमलों में मुहासरे की मंजनीकें इस्तेमाल की जाती थीं, जिनकी साख्त मेकानिकी वजह की होती थी और जिनसे पत्थर फेंके जाते थे। बारूद के तबाहकुन हथियार बनाने का सेहरा यूरोप के सर है और ये उन्हीं का कारनामा है कि उन्होंने तोपखाने बनाने शुरू किए, जिनसे बकसरत बनी नौए इंसान को हलाक किया जाता है और शहर बर्बाद किए जाते हैं। उसी जमाने में एक खजिस्ता तरबीज भी आहिस्ता आहिस्ता मगरिब तक पहुंच रहा था। वो फ्रांसीसी राहिब जो मार्को पोलो के सफर के बाद जौक दर जौक चीन का सफर करने लगे, सुंग और युआन खानदानों की नाजुक मुसव्विरी से वाकिफ होने लगे। इन तस्वीरों की याद, उनकी हरकियत, उनकी हकीकत निगारी का असर उन राहिबों के साथ साथ यूरोप तक पहुंचा। इसी के तहत सीसी की दीवारों पर जो नक्श हैं वो इंसान की शक्ल और सूरत से करीब तर हैं। असीसी फ्रांसीसी हल्के के राहिबों का मरकज था और इस तहरीक की इब्तदा 14वीं सदी से होती है। इससे बहुत पहले चीनी लोग अपने क्लासिकी अदब को लकड़ी के छापों से छापा करते थे। कुबलाई के जमाने में बुद्ध मत की मजहबी किताबें इसी तरह शाये की गईं। उसके वजीरों के कवानीन और कागज के नोट, जिनसे मिस्र मार्को पोलो को इस कदर दिलचस्पी हो गई थी, इसी तरह छापे जाते थे। कुछ ही अरसे बाद चीनियों ने धात की छापे की मुतहर्रिक मशीनें बनाई। तबात का हुनर यकीनी तौर पर एल खान के दरबार में ईरान पहुंचा। यहाँ समरकंदी रेशम से अच्छी किस्म का कागज तैयार किया जाता था। हमें इल्म नहीं कि ताताराने ज़र्री खेल ने इस ईजाद से फायदा उठाया या नहीं, लेकिन चीनी छपे हुए कागज मगरिब तक पहुंच रहे थे। यूरोप के अव्वलीन छपे हुए कागजात चीनी नमूनों से बहुत मुशाबे हैं और चीन की तरह यहाँ भी छपाई वरक के एक ही जानिब होती थी। मुमकिन है इसमें मैसर मार्को पोलो का हाथ हो, क्योंकि एक शख्स ने, जिसका नाम पाम्फेलो कासाल्दी था, वेनिस में कुछ ऐसी किताबें देखी जो चीन के लकड़ी के छापों से छपी हुई थी। अभी गुटेनबर्ग, जिसने छापे की ईजाद का दावा किया है, बच्चा ही था। फाउस्ट और गुटेनबर्ग, इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो महज ये था कि उन्होंने चीनी छापे को आगे चलाया और तरक्की दी। एल खां और मिस्र के दरबारों के जरिए ये इत्तला भी यूरोप पहुंची कि मशरक में तेल के चश्मे हैं, लेकिन यूरोप में सदियों तक किसी ने इस खबर की तरफ कोई तवज्जो न की। अरब मल्लाहों ने अहले यूरोप को एक और अजीब इख्तरा दिखाई, जिसके जरिए धुंध और काली रातों में वो आसानी से जहाजरानी कर सकते थे। ये कुतुब नुमा था जो बांसों के एक संदूक में बहते पानी में रख दिया जाता था। ये इख्तरा भी असल में चीन से आई थी। वहाँ ये जुनूब दिखाने वाली सुई कहलाती थी और महज एक उजूबा नहीं थी। इसके जरिए से गोबी के सहरा के काफिले अपना रास्ता तलाश करते थे, और क्योंकि इस सहरा में मंजिल और रास्ते का और कोई निशान न था, ये मल्लाह के कंपस के इब्तदाई आलात थे। इनके साथ साथ आला कारीगरी के नीले चीनी ज़रूफ और चीनी कारखानों में बने हुए नाजुक बरंजी बर्तन भी यूरोप आए। इन दरियाफ्तों से मगरबी दिमागों की क़ुव्वत इख्तरा को मुकाबले की दावत मिली। ये महज इत्तेफाक की बात नहीं कि यूरोप में इजादात की इब्तदा का दौर वही है जबकि अव्वलीन सयाह खता के सफर से वापस लौटे। बुढ़ापे में कुबलाई ने अपने आप को नज़्म नसक की जिम्मेदारियों से अलग करना शुरू कर दिया।
اس نے اپنے لیے ایک نیا شکار خانہ بنوایا اور ٹائٹو کے معاملات کو اپنے ڈھنگ پر چلنے دیا۔